नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी विस्तृत तरीके से और आसान भाषा में बताए गए हैं। रीट प्री 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। संज्ञा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी एक आसान भाषा में यहाँ पर विस्तृत से बताए गए हैं। तथा बोर्ड परीक्षा की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है। चलो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता शब्द है। राष्ट्रीयता शब्द में हमें संज्ञा बतानी है कि कौन-सी संज्ञा होगी। हमें ऑप्शन दिए गए हैं जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीयता शब्द में दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। क्यों है? इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीयता एक भाववाचक संज्ञा होती है क्योंकि राष्ट्र अर्थात राष्ट्र के अंग या सदस्य होने की एक अवस्था या धर्म या फिर भाव होता है। इसलिए राष्ट्रीयता में भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा देखें दोस्तों, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मोटापा, बुढ़ापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, भूख आदि ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, मेरा बचपन खेल-कूद में बीता है। यानी कि इसमें जो शब्द बचपन है, यह भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। दोस्तों, संज्ञा की अगर हम परिभाषा देखें, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य एक जाति को हमें दर्शाता है, भारत एक स्थान विशेष का ज़िक्र है, बचपन भाव है, टेबल वस्तु है। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद 5 होते हैं दोस्तों। कई जगह पर ये 3 भी दिए होते हैं, क्योंकि समूहवाचक और द्रव्यवाचक को कई जगह पर संज्ञा नहीं माना जाता है, पर स्पेशली ये 5 होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदाय या समूहवाचक संज्ञा और अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। इन भेदों को हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों। पहला हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी, जानवर, पशु, पक्षी, गाय, लड़का आदि ये सभी कोई ना कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का हमें बोध करा रहे हैं। इसलिए ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा का अगर उदाहरण देखें, तो कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो इसमें जो कुत्ता है, वह एक संपूर्ण कुत्तों की जाति के बारे में हमें बोध करा रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अगला हमारा समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, टुकड़ी आदि ये सभी शब्द किसी समूह का हमें बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण देखें, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो हमें पता है दोस्तों, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और टीम के कारण वो समूह का हमें बोध करा रहे हैं, इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा होगा। अगला देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, यानी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम, रमेश, किसी भी पुस्तक का नाम रामायण, बाइबिल, किसी शहर का नाम दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अगर उदाहरण देखें दोस्तों, मुंबई एक स्मार्ट सिटी बन गया है, तो इसमें जो मुंबई दे दिया गया है, ये स्थान का नाम का बोध करा रही है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, चीनी, फल, सब्जी आदि ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, मुझे पानी पीना है, इसमें पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा देखना है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं हिमालय, पहाड़, नदी, घर। तो दोस्तों, यहाँ पर पहाड़ किसी विशेष पहाड़ का जिक्र न करके पूरे जाति का हमें बोध करा रहा है। नदी किसी नदी का विशेष नाम न देकर जो जलाशय, नदी जलाशय होता है, उसकी जाति का हमें बोध करा रहे हैं। घर किसी विशेष घर का जिक्र नहीं हुआ है यहाँ पर, तो हमारे पास बचता है हिमालय, और हिमालय एक विशेष पहाड़ का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर इसमें महत्वपूर्ण या कीवर्ड देखें दोस्तों, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यह किसी विशेष पर्वत के नाम का बोध हमें करा रहा है। अन्य विकल्प जो अन्य हमारे ऑप्शन है, वो नदी,
शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर किसी विशेष नदी की बात न कर नदी जल स्रोतों की एक जाति का रूप दिया गया है, इसलिए नदी में जातिवाचक संज्ञा होगा। पहाड़ शब्द किसी एक विशेष पहाड़ का बोध न कराकर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है, इसलिए पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा होगा। घर शब्द किसी एक विशेष घर का बोध न कराकर दुनिया के सभी घरों का हमें बोध करा रहा है, इसलिए घर में भी जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा देखना है। पहला ऑप्शन हमारा है अरविंद, बुढ़ापा, यौवन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाववाचक संज्ञा हमें देखनी है। दोस्तों अरविंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, यौवन भाववाचक संज्ञा है। तो हमें इस क्वेश्चन में भाववाचक संज्ञा देखनी थी, तो हमारा राइट आंसर होगा 2 और 3, यानी कि 2 एक से अधिक हैं, तो इसलिए सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के हम कीवर्ड देखें, बुढ़ापा, यौवन शब्द किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा दोस्तों अगर परिभाषा के रूप में देखें तो जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, भूख आदि ये सभी किसी न किसी भाव का हमें, अवस्था का हमें, दशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देखें, भारत में गरीबी बढ़ रही है। इस वाक्य में गरीबी जो शब्द है ये किसी भाव की या दशा की हमें जानकारी दे रहा है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन में हमें एक अरविंद दिया गया है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रोगी को बहुत घबराहट हो रही है। वाक्य में रेखांकित शब्द है, जो घबराहट शब्द है इसके में बारे में हमें बताना है कि ये कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द है, क्रिया शब्द है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है या फिर सर्वनाम है। तो दोस्तों घबराहट, अगर वाक्य को हम गौर से देखेंगे तो रोगी को बहुत घबराहट हो रही है। इसमें एक शब्द आया बहुत। बहुत हम जानते हैं दोस्तों कि एक परिणामवाचक विशेषण है, और परिणामवाचक विशेषण हमेशा, यानी कि ये कहें कि विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ये बहुत जो शब्द है ये घबराहट की विशेषता बता रहा है, इसलिए घबराहट एक संज्ञा होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा संज्ञा। अगर इस क्वेश्चन के हम कीवर्ड देखें दोस्तों, वाक्य में दिया गया शब्द घबराहट संज्ञा है, क्योंकि बहुत जो वर्ड या शब्द हमें दिया गया वाक्य में ये एक परिणामवाचक विशेषण है, और विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की हमें विशेषता बताता है, इसलिए जो घबराहट शब्द है वो संज्ञा शब्द है। इस क्वेश्चन में अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं अगर उनका हम विस्तार से आसान भाषा में अध्ययन करें तो दोस्तों क्रिया, क्रिया की परिभाषा होगी जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए या फिर किसी घटना में घटित होने का संज्ञान हो, उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अन्य ऑप्शन है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा देखें दोस्तों, वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे बोलता है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। अव्यय, अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार या फिर परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। जैसे आज, कब, इधर, उधर, किंतु आदि ये शब्द अव्यय शब्द हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, वे आदि ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। चलो दोस्तों देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन, भाव विशेष्य। हमारा क्वेश्चन भाव विशेष्य से संबंधित है। निम्नलिखित वाक्य में भाव विशेष्य को पहचानिए। ऑप्शन दिए गए हैं, वह कानपुर में रहता है, वह रात को जल्दी सोता है, वह बहुत प्रसन्न है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें दोस्तों भाव विशेष्य को देखना है। तो वह कानपुर में रहता है, एक जगह विशेष का नाम दिया गया है, यानी कि स्थान विशेष का नाम दिया गया है। वह रात को जल्दी सोता है, रात को यानी कि समय के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। वह बहुत प्रसन्न है, यानी कि बहुत प्रसन्न एक भाव यहाँ पर दिया गया है। तो हमें भाव विशेष से पूछा है, तो भाव ऑप्शन नंबर 3 में है, वह बहुत प्रसन्न है। तो हमारा राइट आंसर भी वह बहुत प्रसन्न है होगा। अगर इसके बारे में विशेष देखें तो वाक्य में भाव विशेष से बहुत प्रसन्न है होगा। भाव विशेष से ऐसे विशेषण होते हैं दोस्तों जो संज्ञा या सर्वनाम की भावनाओं या भाव दशाओं को व्यक्त करते हैं, उन्हें भाव विशेष्य कहते हैं। अगर भाव विशेष्य का अन्य उदाहरण देखें तो उसका चेहरा सुखद मुस्कान से खिल उठा। सुखद मुस्कान एक भावना है दोस्तों, इसलिए इसमें भाव विशेष्य है। अन्य ऑप्शन अगर इसमें देखें तो दोस्तों इनमें विशेष्य होंगे, वह कानपुर रहता है, तो कानपुर स्थान विशेष का जिक्र किया गया है, इसलिए इसमें स्थान विशेष्य है। वह रात को जल्दी सोता है, रात को यानी कि समय का यहाँ पर वर्णन है तो समय विशेष्य होगा। वह परिश्रम करके सफल हुआ है, तो परिश्रम करके यानी कि कर्म किया गया है, इसलिए इसमें कर्म विशेष्य है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? राम मेरा अग्रज बड़ा भाई है। इसमें दोस्तों अग्रज और बड़ा भाई दोनों साथ आए हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है राम मेरा अग्रज छोटा भाई है। फिर से इसमें अग्रज और छोटा दोनों साथ आ गए दोस्तों। राम मेरा अग्रज भाई है, इसमें अग्रज के साथ भाई आया है दोस्तों। अंतिम ऑप्शन हमारा है राम मेरा अग्रज है। तो हमें वाक्य प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य देखना था, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, राम मेरा अग्रज है। और दोस्तों अगर इसमें राम देखें तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द की अगर हम परिभाषा देखें, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। हमें रिक्त स्थान दिया गया है, उसकी पूर्ति करनी है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन, रिक्त स्थान तरल अवस्था में होता है। हमें तरल अवस्था में होता है उसके बारे में जानना है दोस्तों। ऑप्शन हमें दिए गए, कुछ तरल अवस्था में होता है तो ये हमारा गलत होगा। वह तरल अवस्था में होता है जानकारी नहीं है तो ये भी गलत होगा। सुंदरी तरल अवस्था में होता है, सुंदरी तरल अवस्था में नहीं दोस्तों, ठोस होता है। पारा तरल अवस्था में होता है तो राइट आंसर हमारा पारा होगा। यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हमें दी गई है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के कीवर्ड हम देखें तो पारा का अर्थ चांदी की तरह एक चमकीला और भारी धातु से है जो सामान्य द्रव्य रूप में हमें मिलती है, अतः पारा द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा की हम परिभाषा देखें दोस्तों, वे शब्द जो किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध हमें कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, तेल, घी, पानी, दही, पारा, यानी कि द्रव्य रूप में जो भी चीज होती है उन सभी शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा शब्द से प्रयुक्त गलत वाक्य को पढ़कर विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। हमें वाक्य दिया गया है, उनकी जवान चला गया पर अहंकार गया नहीं। इसमें शुद्ध भाववाचक संज्ञा का शुद्ध रूप देखना है और शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है। पहला हमें दिया गया है उनके, यानी कि दोस्तों यहाँ पर उनके प्रयोग हुआ है। जवान चले गए पर अहंकार गया नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों जवान भाववाचक संज्ञा नहीं है इसमें, तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। उनकी जवानी चली गई, यहाँ पर जो जवानी शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, पर अहंकार गया नहीं। तो राइट ऑप्शन तो हमारा 2 नंबर राइट है। अगले हम देखते हैं दोस्तों, उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं, ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, दोनों ही सही हैं। सॉरी दोस्तों, उनका जवानी चली गई तो उनका के कारण यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है 3। उनके जवानी चला गया के कारण ये भी गलत है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों 2 नंबर। उनकी जवानी चली गई, यहाँ पर हमें भाववाचक संज्ञा पूछी थी तो जवानी भाववाचक संज्ञा है पर अहंकार गया नहीं, इसलिए राइट ऑप्शन होगा हमारा 2। वाक्य में अगर कीवर्ड देखें दोस्तों, वाक्य उनकी जवान चला गया पर अहंकार गया नहीं, इस वाक्य में जवान शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि जवानी भाववाचक संज्ञा होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है। हमें भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है वो देखना है। पहला है सभा, दूसरा है अच्छाई, बीमारी, मिठास। अच्छाई भाव को दर्शाती है, बीमारी अवस्था को दर्शाती है, मिठास फिर से स्वाद या उसकी अवस्था को दर्शा रही है। तो राइट आंसर जो भाववाचक नहीं होगा वो हमारा सभा होगा। सभा शब्द भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में नहीं आता है, यह शब्द समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है, अर्थात दोस्तों सभा एक समूहवाचक संज्ञा शब्द है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है। हमें समूह दिए गए ऑप्शन में, पहला हमारा व्याकुल, भारतीय, ईमानदार। दूसरा है मिठास, सफाई, घबराहट। तीसरा है विधवा, हैवान, मजदूर। और अंतिम ऑप्शन हमारा विशिष्ट, सभ्य, धमकाना। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिठास, सफाई, घबराहट। भाववाचक समूह का समूह है ये। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की दोस्तों हम बात करें, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पवन, सीमा, विकास, बाइबिल, रामायण, मुंबई, लखनऊ आदि ये सब। उदाहरण, विकास फुटबॉल खेलता है तो इसमें विकास व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। प्रेमचंद एक उपन्यासकार है तो इसमें प्रेमचंद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तथा आपके लिए लाभदायक हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।